सुमन बचपन से ही बहुत डरपोक थी। अगर सुमन को पीछे से कोई भी अचानक से छू देता तो वो इस तरह चिल्लाती मानो कि जैसे कोई भूत देख लिया हो। समय बीतता है। सुमन की शादी विवेक नाम के लड़के से हो जाती है। समय के साथ सुमन घर के काम बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन सुमन उठती है और घर का सारा काम करती है। कुछ देर बाद विवेक और उसकी माँ सरला आते हैं। बहू जल्दी से खाना लगा दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। जी माँ जी। माँ मैं कुछ समय के लिए अपने काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। क्या ठीक है माँ जी, अभी हमारी शादी को कितना वक्त हुआ है जो ये मुझे यहाँ के लिए छोड़कर जा रहे हैं। कुछ दिनों के लिए ही तो जा रहा है और अकेले कुछ दिन रह जाएगी तो कोई भूत थोड़ी ना आ जाएगा। अब मैं इनको कैसे बताऊँ कि मुझे अकेले रात में सोने में बहुत डर लगता है। शादी से पहले अपनी माँ के साथ ही सोया करती थी। क्या हुआ सुमन, क्या सोचने लग गई? माँ बिल्कुल सही कह रही है, कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो मैं वापस ही आ जाऊंगा। पर विवेक जी, पर क्या, वो तुम दोनों के भविष्य के लिए जा रहा है, इसीलिए शुभ काम में रोक टोक मत किया कर। सुमन कुछ बोलती उससे पहले ही सरला उसे डांट कर चुप करवा देती है। अगले दिन सुबह विवेक अपने काम के लिए विदेश निकल जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और कुछ दिनों बाद सरला के घर में एक पार्सल आता है जिसमें एक गुड्डा था। गुड्डे को देखकर सरला खुद से कहती है, ये बच्चों के खेलने की चीज हमारे घर में क्या कर रही है? कहीं बहू पेट से तो नहीं है? अरे वाह, इसका मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ। सरला खुद से बात कर ही रही होती है, तभी सुमन आ जाती है और गुड्डा देखकर कहती है, माँ जी कौन आया था और ये इतना बड़ा गुड्डा किसका है? बहू ये अपने घर ही तो आया है, ये तो मैं। क्या माँ जी आप भी, आपकी ये कोई उम्र है क्या गुड्डे के साथ खेलने की? चुप कर बेवकूफ, ये मेरे लिए नहीं बल्कि तूने ही तो मंगवाया है। मैं कोई बच्ची हूँ जो इस गुड्डे के साथ खेलूंगी? माँ जी आपका दिमाग तो ठीक है, मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ जो इस गुड्डे के साथ बैठूंगी। मेरे पास वैसे भी दुनिया भर के काम है। अगर ये तूने नहीं मंगवाया तो ये हमारे घर में किसने भिजवाया है? एड्रेस तो हमारे घर का ही है। सरला के इतना कहते ही सुमन पार्सल के ऊपर नाम देखती है तो उस पर विवेक का नाम देखकर कहती है, माँ जी लाइए, ये गुड्डा मुझे दीजिए। क्यों? अभी तो तू मना कर रही थी, अब क्यों चाहिए? माँ जी ये गुड्डा विवेक जी ने मेरे लिए भेजा है, यहाँ उन्हीं का नाम लिखा है। आहा, ये गुड्डा मैं रखूंगी। तेरे पास तो दुनिया भर का काम होता है, तू कहाँ इसका ध्यान रख पाएगी? सुमन और सरला एक दूसरे से गुड्डा छीनने लगते हैं और तभी अचानक से आवाज आती है। दोनों आवाज सुनकर गुड्डे को वहीं जमीन पर फेंक देते हैं और सुमन डर के मारे सोफे पर जाकर बैठ जाती है। भूत भूत, कोई बचाओ। कहाँ है भूत? अरे डरपोक औरत, ये आवाज इस गुड्डे से आ रही है। अच्छा, मैं तो खामखा ही डर गई थी। अब इस गुड्डे को मैं अपने साथ अपने कमरे में ले जा रही हूँ। सुमन इतना बोलकर गुड्डे को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और उसे अपने बेड के पास रखकर बाकी के काम करने जाती है। रात को दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। रात के 12 बजे सुमन को एक आवाज आती है और वो अचानक से उठ जाती है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, कौन है जो मुझे आवाज लगा रहा है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी मेरा रक्षा करो। सुमन डरते हुए हनुमान चालीसा बोलने लगती है और बोलते बोलते सो जाती है। कुछ देर बाद गुड्डा कहता है, सुमन्ना, ए सुमन्ना, अरे मेरी प्यारी सुमन्ना, चल बाहर खेलते हैं। ये आवाज तो मेरे ही कमरे से आ रही है, ना जाने कौन मेरे कमरे में है, कहीं वो मुझे मार ना दे। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी तो जान ही निकल गई। गुड्डा बार बार सुमन को आवाज लगाता है लेकिन सुमन एक बार भी बिस्तर से बाहर मुंह नहीं निकालती। कुछ देर बाद सुबह होती है और सरला सुमन के कमरे में आती है। सुमन बहू। सुमन अचानक से अपना नाम सुनकर उठ जाती है और सरला की गोद में जाकर बैठ जाती। हाय मेरी कमर तोड़ दी, छोटी बच्ची है क्या? अरे मैं हूँ, कोई भूत देख लिया क्या तूने? मुझे माफ करिएगा माँ जी, रात को मुझे कमरे में आवाजें आ रही थी जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे तो ऐसी कोई आवाज नहीं आई। चल उठ और जाकर घर के काम कर। सरला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर बाद सुमन भी तैयार होकर रसोई में काम करने जाती है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और रात को दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। ठीक पिछली रात की तरह ही गुड्डा सुमन को आवाज लगाने लगता है। आवाज सुनकर सुमन बहुत डर जाती है और खुद से कहती है, ऐसा कौन मजनू है पैदा हो गया जो मुझे आवाज लगा रहा है?
एक तो पहले से ही मैं डरपोक और ऊपर से ये आवाज लगाकर मुझे और डरा रहा है। गुड्डा सुमन को आवाज लगाते हुए कमरे से बाहर निकलकर रसोई में जाता है और सारे बर्तनों को बजाने लगता है। बर्तन की आवाज सरला तक जाती है और वो खुद से कहती है, इतनी रात को बहू रसोई में क्या कर रही है? कहीं ये डर के मारे रसोई में बर्तन तो बजाने नहीं चली गई? सरला इतना बोलकर अपने कमरे से निकलती है और रसोई की तरफ जाती है। रसोई में जाते ही वो गुड्डे को देखकर हैरान हो जाती है और मन में कहती है, ये गुड्डा यहाँ रसोई में कैसे आया और ये जिंदा कैसे हुआ? कहीं इसके अंदर कोई प्रेत आत्मा तो नहीं आ गई ना? इसका मतलब बहू सही बोल रही थी, कोई उसका आवाज लगा रहा था। इसका मतलब यही आवाज लगा रहा था। सरला गुड्डे को देखकर खुद से बोल ही रही होती है कि तभी गुड्डा सरला को देख लेता है और गुस्से में कहता है, ए भैया, तूने मेरे को देख लिया? आज तो तू गई, अब तो तुझे मरना होगा। अगर अब तू जिंदा रही तो तू सबको बता देगी मेरे बारे में और सभी मिलके मुझे दोबारा मार दोगे, इसलिए आज मैं तुझे ही मार दूंगा। गुड्डे की बात सुनकर सरला अपने कमरे की तरफ भागने लगती है और गुड्डा उसके पीछे पीछे जाता है। जैसे ही सरला सीढ़ियां चढ़ने वाली होती है तभी उसका पांव फिसलता है और वो सर के बल गिर जाती है। उसके सर से खून निकलने लगता है। अगली सुबह जब सुमन अपने कमरे से बाहर आती है और सरला को जमीन पर गिरा देखती है तो उसके पास जाती है। माँ जी, आपको क्या हो गया? माँ जी उठो, माँ जी। सुमन रोते हुए मदद के लिए कुछ लोगों को बुलाती है। कुछ पड़ोसी उसके घर आते हैं और सरला को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर सुमन को बताते हैं कि सरला कोमा में चली गई है। सुमन ये सारी बातें विवेक को कॉल करके बताती है। 2 दिन बाद सरला घर आ जाती है और सुमन सरला की सेवा करती है। कुछ दिनों बाद विवेक घर आता है। सुमन, ये सब कैसे हो गया? मुझे नहीं पता विवेक जी। जब मैं सुबह सोकर उठी तो देखा माँ जी जख्मी हालत में जमीन पर थी। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा वैसे? कब तक ठीक हो पाएंगी? कुछ भी नहीं पता विवेक जी। माँ जी कोमा में चली गई है। सुमन के इतना बोलते ही विवेक की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और आए दिन सुमन के घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। ऐसे ही एक रात विवेक को पानी पीने रसोई में जाना होता है। वो जैसे ही रसोई में जाता है तो गुड्डे को देखकर हैरान हो जाता है। गुड्डा? वो भी जिंदा? लेकिन ये गुड्डा तो कमरे में था, फिर यहाँ कैसे आ गया? कहीं इसी ने तो माँ को... विवेक गुड्डे को देख रहा होता है कि तभी गुड्डा अचानक से उसके ऊपर कूद पड़ता है और विवेक का गला दबाने लगता है। बचाओ, बचाओ, खूनी गुड्डा, कोई बचाओ! विवेक, आज तो तू भी गया। आज तो मैं तुझे तेरी माँ की तरह जान से मार दूंगा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबकी जान ले लूंगा मैं। विवेक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। विवेक की आवाज सुनकर सुमन की आंखें खुल जाती हैं और वो जल्दी से विवेक के पास आती है। सुमन को देखकर गुड्डा उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन गुड्डा सुमन पर हमला करता है। उससे पहले ही सुमन पास में रखे डाइनिंग टेबल से एक चाकू लेती है और गुड्डे के ऊपर चला देती है, जिससे गुड्डा फट जाता है और वो बच जाती है। जिसके बाद विवेक और सुमन दोनों मिलकर उस गुड्डे को जला देते हैं और अपने ऊपर से खूनी गुड्डे का साया हटाते हैं। इस तरह से एक डरपोक बहू ने बड़ी ही बहादुरी के साथ खूनी गुड्डे को मार दिया। कविता नाम की लड़की की शादी विनीत नाम के लड़के से हाल ही में हुई थी। कविता देखने में बहुत सुंदर थी, बस इसीलिए कविता को विनीत और विनीत की माँ रेनू ने पसंद कर लिया। कविता की मुंह दिखाई थी और मुंह दिखाई में कविता ने अपना पल्ला सर के ऊपर रखा हुआ था। ये देखकर रेनू अपनी बहू से कहती है, बहू, अपना सर मत ढकना, बल्कि घूंघट कर लेना। अभी मेहमान नहीं आए हैं, इसलिए कैसे भी चलेगा, लेकिन जब सब गेस्ट आ जाएंगे तो ध्यान से घूंघट कर लेना। माँ जी, आपका कहना सर आँखों पर, आप जैसा कहेंगी अब वैसा ही होगा। इस तरह कविता अपना लंबा सा घूंघट काट लेती है और कुछ समय बाद सभी मेहमान आने शुरू होते हैं। कुछ मेहमान अपने हाथों में गिफ्ट्स लाते हैं तो कुछ फ्रूट्स लाते हैं। इन फ्रूट्स में गन्ने भी रखे हुए थे। गन्नों पर कविता की नजर जाती है तो गन्नों को देखकर कविता खुद से कहती है, गन्ने, वाओ, बिन मौसम गन्ने दिख गए। अब इन गन्नों को तो मैं ही चूसूंगी। लेकिन ये गन्ने लेकर कौन आया है? और उससे भी बड़ी बात कि कहीं ये गन्ने किसी और के हाथ लग गए तो
नहीं नहीं, मुझे इन गन्नों को छुपाना होगा, लेकिन मैं इन गन्नों को छुपाऊं तो छुपाऊं कैसे? वो खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ उसकी सास आती है और अपनी बहू से कहती है, बहुत सारे मेहमान आ गए हैं, अब तेरी मुंह दिखाई शुरू होने वाली है। और हाँ, जब तक कोई तुझे मुंह दिखाई ना दे तब तक तू अपना चेहरा किसी को मत दिखाना। माँ जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात पूछनी है। हाँ बहू। माँ जी, ये बिना मौसम गन्ने लेकर कौन आया है? बहू, हमें क्या, कोई भी लेकर आया हो। वैसे भी हमारे घर में कोई भी गन्ना नहीं खाता, और इस गन्ने को लेकर आ भी गया तो क्या हुआ, बच्चों में बांट दूंगी। नहीं मम्मी जी, ये गन्ने बांटने का क्या फायदा? अरे जो भी लेकर आया हो, आखिर लाया तो हमारे लिए है ना, तो मैं ही इसे खा लूंगी। लेकिन बहू, बहुत सारे गन्ने हैं। दोनों सास बहू आपस में बातें कर रही थी कि तभी रेनू की एक पड़ोसन आती है और रेनू से कहती है, रेनू बहन, तेरी ही बहू है, अपनी बहू से जी भर के बात करियो, लेकिन आज इसकी जो रस्म है उसे तो पूरी करने दो। अरे हाँ हाँ बहन, बिल्कुल आइए, हम मुँह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। कविता की मुंह दिखाई शुरू हो जाती है और सब कविता का चेहरा देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। साथ ही कविता को काफी सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन कविता को अपने गिफ्ट से नहीं बल्कि गन्ने से मतलब था। कुछ देर बाद कविता की मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है, जिसके बाद कविता संग रेनू भी अपने कमरे में आराम के लिए जाती है। कविता अपने कमरे में बैठकर आराम तो कर रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान अपने गन्नों पर था। गन्नों के बारे में सोच सोच कर अब कविता से रहा नहीं जाता और उसके दिमाग में अपनी सास की बातें घर कर गई थी। ये सोचकर अब कविता उठती है और जहाँ सभी गिफ्ट्स रखे थे वहाँ जाकर सभी गन्नों को उठाकर स्टोर रूम में ले जाती है और वहीं बैठकर उन गन्नों को चूसने लगती है। गन्ने चूसते हुए वो खुद से कहती है, अब मजा आ रहा है इन गन्नों को चूसने में। अब ये गन्ने सिर्फ मेरे हैं, मेरे। अब मम्मी जी इन गन्नों को कहीं बांट नहीं पाएंगी, क्योंकि ये गन्ने तो मिलेंगे नहीं उन्हें अब। इस तरह अब कविता जी भर कर गन्ने खाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और कविता अपने घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। कविता अपने घर का काम जल्दी से करके स्टोर रूम जाने लगती और स्टोर रूम में रखे गन्ने चूसने लगती। समय गुजरता है और ऐसे ही एक दिन, बहू बहू, रेनू के बार बार आवाज लगाने पर भी जब कविता कोई जवाब नहीं देती, तो कुछ देर बाद कविता स्टोर रूम से जब बाहर आती है तब उसकी सास उससे कहती है, बहू तू स्टोर रूम में क्या कर रही थी? तुझे पता भी है मैं तुझे कितनी आवाजें लगा रही थी? सॉरी मम्मी जी, मैं सुन नहीं पाई। तू क्या कर रही थी स्टोर रूम में? वो स्टोर रूम बहुत ज्यादा गंदा हो गया था ना, इसलिए मैं वही साफ कर रही थी मम्मी जी। रेनू को कविता की बात थोड़ी अटपटी लगती है, पर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है और एक दिन रेनू स्टोर रूम की तरफ जा रही थी, तभी उसको मीठी मीठी खुशबू आने लगती है। उस मीठी सी खुशबू को सूंघकर रेनू स्टोर रूम खोलती है, जहां वो देखती है कि स्टोर रूम में सफाई नहीं है, बल्कि हर जगह गन्ने पड़े हैं। ये देखकर रेनू को एक झटका लगता है और ये सब देखकर वो खुद से कहती है, बहू तो यहाँ साफ सफाई करती थी, तो फिर यहाँ गंदगी कैसे हो सकती है? और तो और यहाँ पर गंदगी धूल मिट्टी की नहीं बल्कि गन्ने की है। जो भी है उसका पता तो लगाना ही होगा। अब क्या था, रेनू को किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जिसके बाद रेनू वहीं छुप जाती है। कुछ देर में स्टोर रूम में कविता आती है और बैठकर गन्ने चूसने लगती है। रेनू अपनी बहू को गन्ने चूसते हुए देखकर हैरान हो जाती है और उसके बाद, ओ गॉड, लगता है मेरे मुंह में छाले हो गए हैं, तभी मुझे इतना दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं इन छालों का? इतना बोलकर कविता अपने गन्ने वहीं छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद जब रेनू और कविता दोपहर का खाना खा रहे थे, तभी कविता से खाना नहीं खाया जाता और वो अपनी सास को कहती है, मम्मी जी, लगता है मेरे मुंह में छाले हो गए हैं, क्या आप मेरे लिए केमिस्ट से दवाई ला देंगी? क्यों बहू, तूने ऐसा भी क्या खा लिया जो तेरे मुंह में छाले हो गए? अब इनको क्या बताऊं कि छाले क्यों हुए हैं? अगर मैंने इनको बता दिया कि मैंने गन्ने खा खा कर अपने मुंह में छाले कर लिए हैं, तो ये मुझे सुनाने ही लग जाएंगी। क्या हुआ बहू? वो नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं, पता नहीं कैसे हो गए छाले। अब छाले किसी को बताकर थोड़ी होते हैं। लेकिन बहू, मुझे पता है कि छाले क्यों होते हैं, इसका वैलिड रीजन है मेरे पास, बताऊं? हाँ हाँ बताओ मम्मी जी। छाले गन्ने खाने से होते हैं, जो कि तू बहुत खाती है। क्यों, सच बोल रही हूँ ना मैं? हे भगवान, मम्मी जी को कैसे पता चला कि मैं गन्ने खाती हूँ? मैंने तो गन्ने को छुपा कर रखा हुआ था।
क्या हुआ बहू, यही सोच रही है ना कि ये बात मुझे कैसे पता चली? अरे मुझे तो तभी शक हो गया था जब तू बार बार स्टोर रूम में जाती थी। बहू, कुछ भी चीज हद से ज्यादा नुकसानदेह होती है। पर मम्मी जी, गन्ने के रस में तो बेनिफिट होता है ना, तो वो नुकसानदेह कैसे हुआ? हे भगवान, जानती हूँ बेनिफिट होता है गन्ने के रस से, लेकिन जो नुकसान तेरे मुंह का हुआ है उसका क्या? देख, ज्यादा गन्ने खाने की वजह से तेरे मुंह में इतने छाले हो गए हैं कि तू अब भरपेट खाना भी नहीं खा पा रही। ये नुकसान होते हैं ज्यादा गन्ने खाने के। पर मम्मी जी, मुझे गन्ने का रस चूसना बहुत पसंद है। अब मैं क्या करूँ जब मुझे गन्ने इतने पसंद है? तो बाहर से क्यों नहीं पी आती गन्ने का रस? मम्मी जी, मुझे बस दिन में 5 से 6 बार गन्ने का रस चाहिए ही चाहिए। गन्ने के रस के लिए बार बार बाहर नहीं जाना। और लोग क्या कहेंगे, ये रेनू की बहू गन्ने के रस के लिए बार बार घर से बाहर निकलती है। तेरी बात में दम है, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करूँगी। चल अभी फिलहाल मैं तेरे लिए दवाई ले आऊँ। रेनू अब अपनी बहू को दवा ला कर दे देती है। कुछ दिन कविता गन्ने नहीं खाती। ये देखकर रेनू को लगता है कि कविता की गन्ने चूसने की आदत चली गई, लेकिन उसे क्या पता था कि कविता ने गन्ने चूसना तब तक बंद नहीं किया था जब तक उसके छाले ठीक नहीं हो जाते। और अगले 1 हफ्ते बाद जैसे ही कविता के छाले चले जाते हैं, वैसे ही एक बार फिर उसकी गन्ने चूसने की आदत शुरू हो जाती है। ये देखकर एक बार फिर रेनू अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं तेरा क्या करूं? मैं तुझसे बहुत परेशान हूं। तू ये गन्ना चूसने की आदत छोड़ेगी या नहीं? क्या करूं? ओ माँ जी, मैं तो आदत से मजबूर हूँ। उसकी ये बात सुनकर रेनू बाहर जाती है और गन्ने का रस निकालने वाली मशीन को अपने घर ले आती है। बहू, आज के बाद तो इस मशीन से गन्ने का रस निकालेगी और पिएगी। यूँ इस तरह गन्ने नहीं चूसेगी, क्योंकि अब मैं तेरी इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब क्या था, कविता उस मशीन से गन्ने का रस निकालती और पी लेती। इस तरह अब उसके गन्ने चूसने की आदत भी छूट जाती है और उसको गन्ने का रस भी मिलता रहता है। तो वहीं अब रेनू की परेशानी भी खत्म होती है।